हेलो, तो साथियों में फिर आ चुका हूँ। अपन ने पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में तो पढ़ ही चुका और उनको समाप्त भी कर चुका। अब 1526 में जब दिल्ली सल्तनत का पतन होता है और इधर बाबर सत्ता पर आता है, देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर का शासनकाल किस तरीके से चलता, बाबर किस लड़ाई में विजय हुआ था, बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ विजय प्राप्त की थी, किसको हराया था। तो आज हम मुग़ल शासनकाल की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल शासनकाल की स्थापना कब हुई थी और कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इनके बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इसलिए मैं फिर आपकी सेवा करने का मौका मिला, इसलिए मैं आया। तो अब बिना बिना देरी करते हुए चलते हैं। पिछले अध्याय में हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526, पहले हमने इस बात के बारे में पढ़ा था कि 1206 से लेके 1226 तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी, यानी कि उनका शासनकाल चल रहा था। अब 1526 के बाद में अब दिल्ली सल्तनत आते हैं। संगठन के संदर्भ में इस अवधि के दौरान शासक थे तुर्क अफगान। अपने ध्यान दिया होगा कि संपूर्ण सल्तनत शासन की अवधि के दौरान विविध तुर्क समूह और अफगान, यानी बहुत सारे तुर्कों के समूह और अफगान शासन आए थे। इस अवधि के दौरान तुर्क और अफगान, आपने ध्यान दिया होगा कि संपूर्ण सल्तनत शासन की अवधि के दौरान विविध तुर्क समूह और अफगानों के बीच परस्पर संघर्ष ही होता रहा। तुर्क और अफगान दो ही के बीच में क्या है कि इनकी सत्ता सही रूप से चल नहीं पाई। इनके बीच में संघर्ष हमेशा होता ही रहा। दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के कारण यह विभिन्न प्रादेशिक शक्तियाँ का उद्भव हो गया। इसलिए जब 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली की केंद्रीय शक्ति मूलतः बहुत क्षीण हो गई। जब दिल्ली की सल्तनत पर और सत्ता पर बाबर ने जिस तरीके से 1526 में आक्रमण किया, तो वो उनने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को छीन बीन बखेर दिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधीन थे। जब उस टाइम पे इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था, उसके अधीन थे सब दिल्ली के आसपास के शासक क्षेत्र। अन्य महत्वपूर्ण साम्राज्य थे गुजरात, मालवा, बंगाल, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, मेवाड़। दक्षिण में विजयनगर का साम्राज्य। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे स्वयंभू राजा भी थे जो देश के विभिन्न भागों पर शासन कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि भारत पर मुग़ल शासन ने किस तरीके से अपनी विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त करने के बाद में मुग़लों का नेतृत्व मध्य एशिया से आए एक बहुत ही योग्य सेनापति और प्रशासनिक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हाथों में था। उसके उत्तराधिकारी धीरे धीरे संपूर्ण भारत में एक छत्र राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। आइए भारत में बाबर के आगमन से शुरुआत तक की, मतलब जब से बाबर आया था तब से बाबर वापस ऊपर की ओर प्रस्थान कर चुका है, यानी वीरगति को प्राप्त होगा, या किस तरीके से अंत तक के बारे में बाबर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद तो इनमें कुछ उद्देश्य है कि हम मुग़ल काल को पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो टर्म एंड कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाबर उन परिस्थितियों में के बारे में बता सकेंगे जिनमें उसने भारत में प्रवेश किया। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बाबर ने किन परिस्थितियों में भारत में प्रवेश किया। भारतीय शासकों पर
मुग़लों की जीत के सफलता के कारण बता सकेंगे, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन कि जो भारत के शासक इन्हें रियासत वाले जो राजा हुआ करते थे, पर मुग़लों की जीत की सफलता के कारण बता सकेंगे। इनमें आगे चलकर ये कारण भी आएंगे। बाबर की मृत्यु के पश्चात, जब बाबर की मृत्यु होने के पश्चात किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका परिचय भी इसमें दे देंगे। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकेंगे जिसके अधीन बाबर को हार स्वीकार करनी पड़ी और अफ़गान की शक्ति का पुनरुद्धार हुआ। तो हम इस पाठ में उनके इसके बारे में पढ़ेंगे कि बाबर को उनकी जो शक्ति, जो बाबर का अधीन जो शक्ति थी, उस शक्ति की हार स्वीकार करनी पड़ी और अफ़गानों की शक्ति का फिर पुनः से पुनरुत्थान यानी पुनर्जागरण हुआ। तो हम चलते हैं फिर कंडीशन नंबर अगली, हुमायूं द्वारा दोबारा भारत पर विजय प्राप्त करने से संबंधित घटनाओं का वर्णन कर सकेंगे। कि हुमायूं ने दोबारा भारत पर विजय प्राप्त करने से संबंधित घटना का वर्णन कर सकेंगे। अकबर के अधीन मुग़ल साम्राज्य, जब अकबर आएगा तो अकबर का अधीन कौन से मुग़ल साम्राज्य आएगा, मुग़ल साम्राज्य में अकबर क्या करेगा, उसके बारे में हम इस पर डिस्कस करेंगे। संगठन की परिस्थिति का आकलन कर सकेंगे। औरंगजेब के शासनकाल तक राज्य के प्रादेशिक विस्तार का विवरण कर सकेंगे और भारत में मुग़ल साम्राज्य को किन किन चुनौती का सामना करना पड़ा, इनके बारे में हम विश्लेषण कर चुके हैं। ये ना हमने इनमें टर्म एंड कंडीशन कि वो किस तरीके से यहाँ पर आए, किस तरीके से उन्होंने विजय प्राप्त की और क्या उनका संबंधित घटना रही, हुमायूं फिर दोबारा किस तरीके से सत्ता पर आते हैं और अकबर का दिन कौन सा मुग़ल साम्राज्य आता है, उनको किन परिस्थितियों से निकलना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे अपने वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं हम। बाबर का आगमन होता है 1526। ये हर एक परीक्षा में पूछा जाता है कि बाबर का आगमन 1526 से माना जाता है बुकों के अनुसार। अब 1526 में जब बाबर आता है, 1526 से 1530 तक यानी 4 वर्षीय शासन करता है। सन 1494 में बाबर 12 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष में, 1494 में, यानी कि 13वीं सदी में, जब ये 12 वर्षीय का था, 12 वर्षीय का लड़का तो सही से समझ भी नहीं पाता था, पर उस समय की बात है जब अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, यानी कि इनके पिता की जब मृत्यु होने के बाद बाबर ट्रांसोक्सियाना में एक छोटी सी जागीर अफगान को राजगद्दी पर बैठा। यानी जब उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में बाबर एक ट्रांसगोनिया सत्य एक साम्राज्य हुआ करता था। तो उसके बाद में ये क्या है कि एक गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के फिर बाद में इनका वो चलता रहा। मध्य एशिया में उस समय बहुत अस्थिरता थी, तो ये बाबर मध्य एशिया से आए थे। अब जैसे ये मध्य एशिया से आए तो आगे इनके सामने और भी सामना करना पड़ा। बाबर और अपने ही अभिजात वर्ग, यानी इनके ही परिवार के, अभिजात वर्ग का मतलब होता है इनके ही परिवार के, से विरोध का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये समरकंद को जीतने के लिए समर्थ था। समरकंद एक शहर हुआ करता था, तो वो उसको जीतने के लिए इनकी इच्छा हुआ करती थी कि भाई मैं इनको जीत जाऊंगा, तो ये जीतने के लिए समर्थ हुआ करता था। परंतु जल्द ही उसे पीछे हटना पड़ा। उस समरकंद को ये जीत ना पाया और ना जीत पाने के कारण जब इनको फिर वापस पीछे हटना पड़ा। अब जैसे ही ये पीछे हटा तो कुलीन वर्ग ने इनका साथ छोड़ दिया।
जब ये नहीं जीत पाया, इनका उद्देश्य था कि भाई मैं इनको जीत जाऊंगा। नहीं जीत पाने के कारण जो कुलीन वर्ग थे कुछ, उनने इनका साथ छोड़ दिया। उसे उज़बेकियों के साथ परगना को हारना पड़ा। पहले कोई भी शासक बनता है तो उसको हार अवश्य होती है, हार भी होती है, जीत भी होती है, पर इनको पहले सबसे सर्वप्रथम हार का सामना करना पड़ा था। अब जैसे ही इनको हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में फिर आगे चलते देखते हैं। इनकी तो ये जीवन परिचय है वैसे छोटा सा। बाबर मध्य एशिया को जीतने वाले महान विजेता तिमूर और बहुत ही विशिष्ट महान विजेता चंगेज खां के वंशज था। यानी कि बाबर को महान विजेता, यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बाबर किस वंश से था, तो चंगेज खां के वंश से था। क्योंकि चंगेज खां ने पहले भी जीतने के लिए बहुत धमाल मचा रखा था। अपनी माता के पक्ष से वह मंगोल वंश, मतलब उसकी माता पक्ष मंगोल वंश से संबंधित था और पिता की ओर से महान सेना नायक था। वो तिमूर से था। तिमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन कहा जाता था, क्योंकि वो तिमूर वंश से था और मुगल तिमूर वंश से होने के कारण उसे तिमूरियन कहा जाता था। देखते आगे क्या होते हैं बाबर के बारे में। मध्य एशिया में बाबर को शासन के प्रारंभिक काल में बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा। यानी जब उसका प्रारंभिक काल था तो वो एक शेर था, उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था, पर लेकिन उनके कुलीन वर्ग ने भी साथ छोड़ दिया, वो हार गया। क्योंकि प्रारंभिक काल में तो उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर आगे चलकर पूरी अवधि के दौरान वह हिंदुस्तान यानी भारत हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की योजना बनाई। जब वहाँ से उनको कोई विजय प्राप्त नहीं हुई, विजय प्राप्त ना होने के बाद में वो फिर हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ने की योजना बनाता रहा और अंत में 1517 में बाबर ने भारत की ओर बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब उसने 1517 में तो भारत की ओर बढ़ने का निश्चय कर लिया कि भाई अब तो चलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत में बढ़ने के दौरान कुछ उथल पुथल ने भी बाबर को आक्रमण करने की योजना पर अमल करने की मदद की। कुछ मतलब उथल पुथल मचा रहे थे, उनने भी उनको बाबर को रोकने की कोशिश की। सिकंदर लोदी की मृत्यु के उपरांत जब सिकंदर लोदी की मृत्यु के उपरांत उभरी भारत की राजनीतिक अस्थिर परिस्थिति ने उसे ये सोचने का मौका दिया कि लोदी साम्राज्य में कितना राजनीतिक असंतोष और अव्यवस्था फैली है। क्योंकि राजनीति में वैसे जो भी शासक आया उसकी सोच यही रहती है कि उसमें राजनीतिक में असंतोष और अव्यवस्था फैली हुई है। इसी दौरान इसी कड़ी को आगे मानते हुए कुछ अफगान सूबेदार के साथ परस्पर संघर्ष हुआ, क्योंकि वो अफगान सूबेदार इब्राहिम लोदी के पास रहने वाले थे, यानी कि उससे संबंध रखने वाले माने जाते थे वो, तो इसलिए उनसे भी कुछ इनको युद्ध यानी संघर्ष करना पड़ा। उनमें से एक प्रमुख सूबेदार था दौलत खां। ये भी पूछ सकता कि बाबर को जब आते समय जब उनने परिस्थिति का यहाँ पे, उसमें से दौलत खां लोधी वंश के पंजाब के एक विशाल भूभाग का सूबेदार था, तो ऐसा कौन सा सूबेदार था जिससे उसको संघर्ष करना पड़ा, तो दौलत खां। भाई उनको एक विशाल भूभाग था, तो वो भी एक राजा था स्थानीय मेवाड़ का राजपूत। भाई राजपूत से भी इनको राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ अधिकार जताने के लिए जोर
अंजाइश कर रहा था, क्योंकि राणा सांगा जब मेवाड़ का राजपूत था तो मेवाड़ राजस्थान तरफ वैसे ज़्यादा राजपूताना का राज्य हुआ करता था। वैसे ही जिस तरीके से ज़्यादा राजपूताना का राज्य हुआ करता था, तो राणा सांगा ने पहले ही इनके विरोधी थे, इब्राहिम लोदी के, उनके खिलाफ थे। खिलाफ होने के कारण वो भी जोर जोश अंजाइश कर रहा था और उत्तर भारत में अपने प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब राजपूत शासक उत्तर भारत में की आगे की ओर अपने पैर पसार रहा था और ये इनके विरोधी थे, तो भाई ये तो सीधी सी बात है, ये बाबर को ही साथ देंगे। आगे चलकर उन दोनों ने बाबर को संदेश भेजकर उसे भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। जब इब्राहिम लोदी मान नहीं रहा था और इनकी सत्ता के ऊपर काबू कर रहा था राजपूताना की ओर, तो उन बाबर को उनने न्योता दिया भारत को आने के लिए। उन दोनों ने ही बाबर को संदेश भेजकर, किसने? मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा, इनने इनको न्योता दिया भारत में आने के लिए। फिर आगे राणा सांगा और दौलत खान लोदी के आमंत्रण ने शायद बाबर को उत्साहित कर दिया। तो दो कौन कौन से थे? दो तो एक तो राणा सांगा और एक दौलत खान। तो ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि यह फिर रिक्त स्थान में कि भारत में बाबर को आने का न्योता यानी आमंत्रण किसने दिया? राणा सांगा, दौलत खान, दोनों ने दिया। और ये प्रश्न आगे आपसे पूछ सकता है। तो इस आमंत्रण को, जब आमंत्रण बाबर को दिया गया, तो उसने उस आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार करने के बाद में वो बाबर उत्साहित भी हो चुके, चल ठीक है अब भारत की ओर हम प्रस्थान करते हैं। फिर वो अपने एशिया से, मध्य एशिया से फिर भारत की ओर रवाना होते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से भारत की ओर रवाना होते हैं और किसको लताड़ते हैं। बाबर भीरा 1519 से 20, सिलाई कोट 1520 और 1520 में पंजाब, नहीं सिलाई कोट सॉरी, पंजाब में लाहौर 1524 को जीतने में कामयाब हुए। यानी जब बाबर इधर चढ़ाई करते हैं और बाबर भीरा पे 1519-20 में अपने सत्ता के अधीन कर लेते हैं। फिर सिलाई कोट में 1520 के अधीन अपने अंडर कर लेते हैं। फिर पंजाब को पहले ये वो एक उनके सॉरी उनका एक दोस्त हुआ करता था जिनको पंजाब का शासक नियुक्त किया गया था, उनके ऊपर लाहौर को 1524 के अंदर अपने में कामयाब मनाने में कामयाब हो जाते हैं। अंत में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना का सामना 1526 में पानीपत में होता है। अंत में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना का सामना 1526 में पानीपत में होता है। बाबर की सेना में कम संख्या में सैनिकों के बावजूद उनकी सैनिक व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ थी, क्योंकि वैसे उनकी सैनिक व्यवस्था थी कम बाबर की, पर लेकिन वो व्यवस्थित थी और सही थी, श्रेष्ठ थी, योग्यता थी उसमें, उस सेना में। और इधर इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उस सेना में योग्यता ना थी। पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत उसकी सैनिक पद्धति की एक बड़ी जीत थी, क्योंकि जो पानीपत की लड़ाई थी वो जीत उसकी एक सैनिक पद्धति, यानी कि उसे इस बात का पता चल चुका था कि अब अगली बार जिस भी सत्ता पे चढ़ाई करना है तो एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापूर्वक सैनिक की स्थापना करना है। क्योंकि पानीपत की जीत ने उसको इस बात का एहसास दिला दिया था बाबर को। बाबर की सेना में 12,000 सैनिक थे, यानी कि इतिहास के अनुसार बाबर की सेना में कुल 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम के पास औसतन ये दिख रहा साथियों आपको, 10,000 सैनिक बल था।
10,000 सॉरी 1,00,000 सैनिक बल था, यानी कि इनके पास में 12,000 थे और इनके पास में 1,00,000 सैनिक बल था। उसके बाद में भी इन 12,000 सैनिक ने इन 1,00,000 को तितर बितर कर दिया। युद्ध के मैदान में आमने सामने की लड़ाई में बाबर की युद्ध नीति बहुत ही अद्वितीय थी। उसने युद्ध लड़ने के लिए रूमी यानी ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। किसने? बाबर ने। भले ही इसकी सेना दुगनी तिगनी थी, मानते हैं, पर उसने युद्ध नीति में जब वो युद्ध लड़ रहा था तो उसमें ऑटोमन पद्धति को अपनाया। उसमें इब्राहिम लोदी की सेना को 2 पंक्तियों से घेर लिया, क्योंकि जब उनने ऑटोमन पद्धति को अपनाया तो उन इब्राहिम लोदी की सेना को 2 पंक्तियों से घेर लिया। अब 2 पंक्तियाँ कौन कौन सी है? बीच में से घुड़सवार ने तीरों से, एक पंक्ति तो यह है कि घुड़सवारों ने तीरों से, दूसरी पंक्ति अनुभवी ऑटोमन तोपचियों ने तोपों से आक्रमण कर दिया। अब भाई ये बोलो 1,00,000 सैनिक, 12,000 सैनिक ने इनको तोपों से और ऑटोमन ने और कुछ घुड़सवार तीरों ने घेर लिया। अब 1,00,000 सैनिक क्या करेंगे? खाइयों और राह की खड़ी हो गई बाधा से सेना को दुश्मन के विरुद्ध आगे बढ़ने में बचाव का काम करना पड़ा। मतलब जब आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ा, इब्राहिम लोदी की अफगानी सेना के बहुत भारी संख्या में सैनिक मारे गए। इब्राहिम लोदी के जो 1,00,000 सैनिक थे उसमें से बहुत भारी संख्या में माना जाता है कि उनके बहुत सैनिक की हानि होती है और इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में जब इतनी भारी संख्या में भीषण युद्ध होता है तो उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। फिर आगे इसी प्रकार दिल्ली और आगरा तो सर्वप्रथम उसका कब्जा होता है। इसी प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का नियंत्रण हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली और आगरा पर बाबर का नियंत्रण हो गया, लोदी की अपार संपदा पर भी इसका कब्जा हो गया। लोदी की पूरी जो अपार ज़्यादातर संपदा थी उस पर भी बाबर का कब्जा हो गया। इस धन को बाबर के सेनापति और सैनिक में बांट दिया गया। जो बाबर के जो सेनापति थे सर्वश्रेष्ठ, जिस पद्धति से ऑटोमन पद्धति से लड़ा गया था, योग्य सैनिक को वो आदि संपत्ति उनको भी बांट दी गई सैनिकों। पानीपत की विजय ने बाबर को अपनी विजय को संगठित करने के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु इस समय के युद्ध में इन समस्या का सामना करना पड़ा। भाई ये युद्ध हुआ तो उसमें कुछ समस्या तो होगा, तब जाके ही युद्ध जीता गया है, वैसे तो युद्ध जीता नहीं गया। अब समस्या क्या है साथियों? देखो, उसके कुलीन वर्ग के लोग और सेनापति मध्य एशिया में वापस लौटने के लिए उत्सुक थे। यानी कि उसके जो कुलीन वर्ग युद्ध जीतने के बाद में फिर उनका कहना था कि भाई हम वापस हमारे मध्य एशिया की ओर हम प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उन्हें भारत का वातावरण पसंद नहीं था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी वे खुद को अजनबी महसूस करते थे। जब भाई उन्हें सांस्कृतिक वातावरण प्रस्तुत ही नहीं था, उत्सुक ही नहीं था, तो फिर वो वापस लौटने के लिए, ये क्या है कि ये उनकी समस्या है। अगर वो उनके पास में से चले जाएगा तो युद्ध कैसे जीता जाएगा? दूसरी, राजपूत मेवाड़ के राजा सांगा के नेतृत्व के अधीन अपनी शक्ति को एकजुट करने में लगे हुए थे और मुगल सेना को खदेड़ना चाहते थे। फिर उनकी सोच थी कि भाई राजपूत मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व के अधीन, मतलब उसके अधीन रहकर अपनी शक्ति को एकजुट करें। अब
अब जो वो तो चले जाएंगे, तो वो चले जाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे? वो करने के बाद में फिर वो उनके पास में गए और अपनी शक्ति को एकत्रित कर मुगल सेनाओं को खदेड़ना चाहते थे। अफगानियों को यद्यपि पानीपत में हार का मुंह देखना पड़ा। जब अफगान लोगों को पानीपत के उस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा, परंतु अभी भी इनकी सेना उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के बिहार, बंगाल में शक्तिशाली बनी हुई थी। वे अपनी कोई शक्ति को पुनः संगठित करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे, इधर जब इनकी समस्या आ रही थी कि कुलीन वर्ग और सेनापति मध्य एशिया वापस लौट रहे, और दूसरी समस्या आ रही कि राजपूत मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व के अधीन रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे और मुगल सेना को खदेड़ने की कोशिश में थे। तीसरी समस्या उसके पास में थी कि यदि पानीपत में जब अफगान को हारना पड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट किसी सत्ता को विस्फोट कर दिया, उसमें बम डाल दिया तो पूरी उड़ गई। पर उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग, बिहार, बंगाल शक्तिशाली शासक था, तो वहाँ पे वो फिर वापस पुनः संगठित होने के लिए जुट रहे थे। ये एक समस्या है। प्रारंभ में बाबर ने अपनी साथियों और कुलीन, यानी कि जो उनके साथ में आए तो को वहीं रुके रहने के लिए और जीते गए प्रदेशों को संगठित करने में उनकी मदद के लिए राजी कर लिया, क्योंकि जो प्रदेश जीते गए उनको राजी करने के लिए, वहीं रोकने के लिए उन्होंने तत्पर किया कि भाई आप यहीं रुको यार, आप जाओ मत ही। इस कठिन काम में सफलता हासिल करने के बाद ये यानी कि उनके लिए कठिन सब थी कि जी अगर वो ऑटोमैन पद्धति के माध्यम से युद्ध को लड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें कला है, वो एक सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि व्यवस्थित सैनिक माने जाते थे, तो उनने वापस उनसे विनती करके कि भाई आप वापस यहीं रुको और आपको कुछ और भी दिया जाएगा, ऐसे उनको वापस रोक लिया गया। उसने अपने पुत्र हुमायूं को पूर्व में बसे अफगानों का सामना करने के लिए भेजा। जो पूर्व की तरफ तो उसके पुत्र को भेज दिया। मेवाड़ के राणा सांगा बहुत बड़ी संख्या में राजपूत राजाओं का समर्थन एकत्रित करने में सफल हो गए। इसमें प्रमुख थे जालोर, सिहोरी, डूंगरपुर, अंबर, मेड़ता इत्यादि। चंदेरी के मेदिनी राय मेवात के हसन खान और सिकंदर लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी भी अपनी सेनाओं सहित राणा सांगा के साथ आ मिले। शायद राणा सांगा की आशा थी कि बाबर काबुल वापस चला जाए, यानी कि फिर पता चलियो कि भाई मैंने ही इनको आमंत्रण दिया था। फिर उनकी इच्छा जागृत हुई कि बाबर काबुल वापस चला जाए, पर बाबर सेज में यहाँ से फिर वापस जाने वाला है ना। बाबर के यहीं रुके रहने से राणा सांगा की महत्वाकांक्षा को गहरा झटका लगा कि भाई जी बुलाया भी तुमने ही और फिर वापस जाने के लिए आमंत्रण भी तुम ही दे रहे हमको। बाबर को भी पूरी तरह से ये समझ आ गया कि जब तक राणा की शक्ति को क्षीण न किया जाए तब तक भारत में अपनी स्थिति को संगठित करना उसके लिए असंभव होगा, क्योंकि जब एक कूटनीति चल दी इन दोनों के बीच में। राणा सांगा का मत था कि वो उनकी कि भाई मेरी शक्ति अपार हो जाए, मेरा साम्राज्य अपार हो जाए, इसलिए उनको आमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए। अब भाई इब्राहिम लोदी परास्त हो गया, ये अपन को दुख दे रहा, तो इनको बाहर किया जाए अब। पर लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनके ऊपर जब इनकी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास किया, देखते फिर बाबर आगे क्या करता है। बाबर और राणा सांगा की सेना का मुकाबला अब फिर इन दोनों के बीच में होता है घमासान युद्ध। फतेहपुर सिकरी के पास एक स्थान खानवा में 1527 में राणा सांगा की हार हुई और एक बार फिर बाबर की जीत हुई। यानी कि बाबर, ये मैप में भी देख सकते हो साथियों आप, बाबर आया था यहाँ से काबुल
सिंध राजपूतों, ये मेवाड़ राणा सांगा के अधीन था। ये तो ये इनके अधीन भी वैसे साथियों बहुत सारी थी। ये वैसे 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 सिलाई कोट तरफ से होते होते और इधर ये चंबल, ये राजपूतों के अधीन थी। ये साम्राज्य राजपूतों के अधीन माना जाता था। इधर दिल्ली, इब्राहिम लोदी, गंगा, तो इस साम्राज्य को उसका जीतने का मकसद हो चुका था। और इधर बिहार, घाघरा, सोन, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कावेरी, चंबल, इस क्षेत्र और कश्मीर दौलत का ये पक्ष था, ये दौलत का के अंदर था। लोधी वंशी, पंजाब, और इनको भी वो जब यहाँ से निकला वो तो इनको भी परास्त करते हुए ये झेलम नदी, चिनाब, सिलाईकोट, इन पे भी विजय 1519-20 में विजय करते हुए फिर दिल्ली सल्तनत के ऊपर इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण आकर अटैक करता है पानीपत की लड़ाई में। ये यहाँ पे पानीपत पे यहाँ आने के बाद में फिर ये पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में। और लड़ाई होने के बाद में फिर इब्राहिम लोदी को परास्त करता है। युद्ध के मैदान में ही इब्राहिम लोदी को घायल कर देता है। फिर वो बनता है राजा। और फिर इनका इतना विशाल साम्राज्य देखकर फिर उनका मन टहलाता है कि इस विशाल साम्राज्य पर भी अपना कब्जा होना चाहिए। और राजपूत शासक का मत था कि ये वापस इधर से जिस तरफ काबुल चला जाए, पर लेकिन इनका मत होने वाला नहीं था। इनका मन तो इनने सोची कि भाई इनकी सत्ता को छिन भिन किया जाए। अब देखते हैं क्या होता है। बेहतरीन सैनिक युक्तियाँ के कारण उसे सफलता मिली। जब राणा की हार आ जाती है युद्ध के मैदान में, के साथ ही उत्तर भारत में उसे सबसे बड़ी चुनौती देने वाली ताकत बिखर गई। क्योंकि उत्तर भारत में अगर बाबर को हार दिला सकती तो राणा सांगा की जो ताकत थी वो ही उनको चुनौती दिला सकती। तो उस चुनौती को बाबर ने ख़त्म कर दिया कि भाई इन चुनौती को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। फिर इनको ख़त्म करके फिर वो आगे चल बढ़ते हैं अपने युद्ध के मैदान की तरफ। यद्यपि मेवाड़ के राजपूतों को खानवा में गहरा आघात लगा, परंतु मालवा में शासन करता था मेदिनी राय भी बाबर को चुनौती दे रहा था। पहले जब बाबर आया था तो मेदिनी राय जब इधर राजस्थान तरफ तो राजपूतों की तरफ तो उन्होंने उनको चुनौती दे ही दी थी, पर लेकिन मालवा की तरफ मेदिनी राय भी बाबर को चुनौती दे रहा था। भाई ये चुनौती दे रहा था, इसके लिए कुछ न कुछ तो किया जाए। जिस बहादुरी से राजपूतों की ने चंदेरी में 1528 विश्व युद्ध बाबर को मेदिनी राय पर विजय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी कि मेदिनी राय आसानी से हारने वाला नहीं था। बहुत उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी कि बड़ी मुश्किल से जाकर उसके ऊपर इसकी हार के बाद राजपूतों की ओर से विरोध का स्वर बिल्कुल समाप्त हो गया। जब मेदिनी राय हार जाता है या फिर समाप्त हो गया, पर अभी भी बाबर को अफगानों को हराना है। वैसे अफगान उधर तैयार हो रहे, बंगाल, बिहार के कुछ पूर्वी इलाकों में उत्तर प्रदेश के उधर बंगाल अफगान तैयार हो रहे। जब उनका पूरा सत्ता छीन बीन हो गया आगरा दिल्ली का तो सत्ता छीन बीन होने के कारण उधर अफगान पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर में तैयार हो रहे। अफगान ने दिल्ली पर अपना अधिकार छोड़ दिया, परंतु पूर्व बिहार, जौनपुर के कुछ भाग में वे अभी भी काफ़ी शक्तिशाली है। यानी कि पूर्ण रूप से हार नहीं गए थे अफगान और राजपूतों का पानीपत खानवा में जीत बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अफगानों की और
पर पानीपत के जो मैदान में जो युद्ध हुआ था, खानवा में जो युद्ध हुआ था, उसमें जीत महत्वपूर्ण थी, परंतु विरोध के स्वर अभी भी मौजूद थे। परंतु अब हम ये कह सकते हैं कि जीत मुगल साम्राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं 1528 के समथिंग ये युद्ध करता है मेदिनी राय से। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में गुजरात, मालवा, बंगाल के शासकों के पास, जब यहाँ का शक्तिशाली शासक था तो उनके पास में काफ़ी शक्तिशाली सैनिक बल था। उनका दमन नहीं हो सका। बाबर का उनका दमन, इन प्रदेशों शक्तियों का मुकाबला करने का काम हुमायूं के सामने अभी बाकी है। अब देखते हैं बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया, उसको राणा सांगा और दौलत खां दोनों के नेतृत्व में काबुल पर आमंत्रण दिया गया था। इसलिए उनने इब्राहिम लोदी यानी दिल्ली उत्तर के कुछ भाग में आकर उन्होंने आक्रमण किया। उनके दोनों के आमंत्रण स्वीकार करने के बाद में पानीपत में बाबर की युद्ध रणनीति क्या थी। पानीपत में उनके पास में 12,000 सैनिक थे और उनकी युद्ध रणनीति ये थी कि उन्हें ऑटोमन पद्धति से युद्ध लड़ा, तोपों के माध्यम से, पर बल्कि इनके पास में, इब्राहिम लोदी के पास में 1,00,000 सैनिक होने के बावजूद भी उनको दो तरफ से घेर लिया गया। एक तो घुड़सवारों के माध्यम से और दूसरा तोपों के माध्यम से। तो इन समस्याओं के कारण वो पानीपत की लड़ाई में बाबर को किन समस्या का सामना करना पड़ा। यानी पानीपत की लड़ाई में बाबर को, जब वो युद्ध जीतने के बाद में बाबर के कुछ कुलीन वर्ग और वहाँ से आए सैनिक, वो फिर वापस यहाँ की संस्कृति और यहाँ का माहौल, उनको परिस्थिति सही रूप में ना आ पाने के कारण वो फिर वापस मध्य एशिया की ओर रुख करना चाहता था। ये उनकी समस्या का महत्वपूर्ण कारण था। और इधर अफगान तैयार हो रहे थे युद्ध लड़ने के लिए। राणा सांगा का भी मत था कि ये यहाँ से कब चला जाए वापस बाबर। राजपूताना के कौन से दो शासक को बाबर ने हराया था। तो राजपूताना के दो शासक थे, एक तो राणा सांगा, दूसरा मेदिनी राय। हुमायूं का पीछे हटना और अफगानों का पुनर्जागरण। 1530 में जब बाबर की मृत्यु होने के बाद में 1530 में फिर वापस हुमायूं बैठते अपनी सत्ता पर। 1540 तक इन्हें 10 वर्ष किस तरीके से अपना शासन को आगे कामयाब करते हैं। देखते हुमायूं का किस तरीके से शासनकाल रहा, कैसा क्या रहा इनका माहौल। 1530 में बाबर की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र हुमायूं, यानी कि बाबर का जो पुत्र हुमायूं उत्तराधिकारी बनता है। 1530 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हुमायूं के अधीन परिस्थितियाँ काफ़ी निराशाजनक थी। हुमायूं ने जिन समस्या का सामना किया था, क्योंकि जैसे बाबर तो मर चुका, फिर बाबर के बाद में जो उनके साथ में बाबर ने जिनको हराया था, उनके मन में था कि भाई इनको भी हटाया जाएगा, किसी न किसी प्रकार से अपनी सत्ता को वापस लिया जाएगा। नए तो उनकी समस्या देख लेते। पहले यहीं से सवाल उठेगा कि हुमायूं को सामने किस समस्या का सामना करना पड़ा, प्रश्न यही बन जाता है। तो नए प्रदेशों का प्रशासन संगठित नहीं हुआ, क्योंकि हुमायूं से नए वापस प्रदेश पे आक्रमण करके नए प्रदेश और संगठन की स्थापना न हो पाई, नंबर 1। नंबर 2, बाबर की तरह हुमायूं को उतना सम्मान और मुगलों के अभिजात वर्ग से इतनी इज्जत नहीं मिल सकी, नंबर 2। हम देखते हैं नंबर 3, चगुताई अभिजात वर्ग उसके पक्ष में नहीं था। क्योंकि ये पहले क्या था कि ये कुछ बाबर की
तरफ हुआ करता था, पर लेकिन वो भी उसके पक्ष में नहीं था। भारतीय कुलीन यानी भारतीय कुल के जिन्होंने बाबर की सेवा ग्रहण की थी, उन्होंने हुमायूं के राज सिंहासन मिलने पर मुगलों का साथ छोड़ दिया। जिस भारत के जो भारतीय लोग थे, जैसे राणा सांगा, दौलत खां, ये इन लोगों ने उनको पहले बाबर को सहायता दी थी, वो भी हुमायूं के पक्ष में नहीं था। तो ये उनकी समस्या थी। अब ना होने के बावजूद वो कैसे विजय करे तो विजय करने में दिक्कत आती है। उसे अफगानियों की दुश्मनी का भी सामना करना पड़ा। उधर से अफगान भी अपनी दुश्मनी करने के लिए तत्पर लगातार खड़े होते ही जा रहे थे। मुख्यतः बिहार में एक तरफ से शेर खां तो दूसरी तरफ से गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये दोनों लगातार आक्रमण के लिए नज़र आ ही रहे थे। ये नंबर 4 समस्या है, क्योंकि अफगान अपनी दुश्मनी का सामना लेने के लिए वापस से तैयार हो रहे थे। बिहार की तरफ से चंगेज शेर खां और दूसरी तरफ गुजरात की तरफ से बहादुर शाह। 5वां, तैमूर परंपरा के अनुसार उसे अपने साथियों के साथ बांट कर शक्तियों पर अधिकार कर पाना था। नव स्थापित मुगल साम्राज्य को 2 केंद्र थे। जो नया स्थापित हुआ था मुगल साम्राज्य, क्योंकि स्थापित की नींव बाबर ने रखी थी, तो उसने 2 केंद्र में बांटे थे, एक तो दिल्ली और आगरा। मध्य भारत का नियंत्रण हुमायूं के हाथ में था, क्योंकि वैसे मध्य भारत का नियंत्रण हुमायूं के हाथ में रहेगा तो वैसे सही रहेगा। अब भाई मध्य भारत का नियंत्रण हुमायूं के हाथ में था, तो अफगानिस्तान और पंजाब उसके भाई कामरान के अधीन था। देखते हैं अगला क्या चलता है क्या नहीं चलता है। हुमायूं ने महसूस किया कि अफगानी उसके लिए एक बड़ा खतरा था। कौन था? हुमायूं। अफगानी अगर बाबर के लिए इतना बड़ा खतरा था तो पूर्वी उनने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट के एक तरफ उसके भाई को दे दिया, एक तरफ उसने रख लिया। फिर अफगान उसके लिए एक बड़ा खतरा था और पूर्व और पश्चिम से अफगान के संयुक्त विरोध से बचना चाहता था। और उसे समय तक बहादुर शाह ने बिलसा, रायसेन, उज्जैन, जगरोन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि बहादुर शाह इधर गुजरात से आगे बढ़ रहा था। जब आगे बढ़ रहा था तो इसने रायसेन, गुजरात, बिलसा, उज्जैन यानी इन 4 क्षेत्रों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। और इसी तरीके से जब ये आगे बढ़ने लगा तो वह अपनी शक्ति का संयोजन कर रहा था। जबकि हुमायूं पूर्व में चुनार में घेराबंदी कर रहा था और वहीं बहादुर शाह यानी हुमायूं उस समय पे चुनार में घेराबंदी कर रहा था। इधर इस तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा था और वहीं बहादुर शाह मालवा और राज फैला रहा था। तो अगर ये मालवा और राजपूताना की तरफ दोनों इधर उज्जैन और बिलसा, विदिशा की तरफ इधर जब ये कब्जा कर रहा था तो फिर इन्होंने राजपूताना की तरफ भी कब्जा करेगा। भाई ये गुजरात का शासक है। इन परिस्थितियों में हुमायूं को आगरा वापस आना पड़ा, क्योंकि आगरा एक उनका केंद्र था। 1532 से 33 विस्तार की नीति को जारी रखते हुए बहादुर शाह ने 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। यानी कि बहादुर शाह एक गुजरात का शासक था। वो गुजरात का शासक होने के बाद में इधर मालवा के 4 क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद में जब वो हुमायूं वापस आगरा की तरफ लौट गया 1532 से 1533 1 वर्ष के लिए, तो इधर इसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। इस नीति की दृष्टि से चित्तौड़ एक मजबूत आधार था, क्योंकि चित्तौड़ क्या था कि चित्तौड़ एक मजबूत आधार होने के
स्थल होने का फ़ायदा उपलब्ध करवा सकता था। उसे राजस्थान, विशेष रूप से अजमेर, नागौर, रणथंभौर की ओर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती थी, क्योंकि उनका सोचना था कि भाई हम नागौर, रणथंभौर ये बड़े बड़े क्षेत्र थे उस समय के, अपन इधर आगे बढ़ेंगे तो हमको फ़ायदा मिल सकता है। हुमायूं ने मांडू पर जीत हासिल कर ली। उधर हुमायूं जब घेराबंदी कर रहा था तो उसने मांडू पर अपनी जीत हासिल कर ली। यहीं पर शिविर बना लिया, क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ रहकर वह बहादुर शाह की गुजरात वापसी के रास्ते में रुकावट बन सकता है। क्योंकि उसने मांडू पर जीत हासिल इसीलिए की थी कि जब इनकी बढ़ती शक्ति को देखते हुए इनकी बढ़ती शक्ति को किस तरीके से रोका जाए, तो उसको रोकने के लिए वो ने वहीं पर रुकावट कर ली, यानी कि स्थगित कर दिया कि अब युद्ध यहीं रखा जाएगा और मांडू पर बैठा जाएगा अभी थोड़े बहुत दिन के लिए। आगरा से लंबी अवधि तक उसके अनुपस्थित रहने के कारण, जब वो उधर से इधर मांडू पर था, अनुपस्थित रहने के कारण दोआब और आगरा में बगावत शुरू हो गई। उसने इधर कब्जा कर रहा तो उधर से उनका कब्जा हटाते जा रहा, उधर बगावत शुरू हो गई और उससे तुरंत वापस लौटना पड़ा। यानी कि यहाँ से जब वो हटा, वापस लौटने के लिए तैयार हुआ, मांडू का नियंत्रण अब हुमायूं के भाई मिर्जा अस्करी की सरपरस्ती में छोड़ा गया। जब वो वापस लौटा और नियंत्रण उसके भाई को दिया गया, जिस अवधि के दौरान हुमायूं गुजरात के बहादुर शाह की गतिविधि की निगरानी रख रहा था, इस अवधि में शेर खान ने बंगाल और बिहार में अपनी शक्ति का संगठन शुरू कर दिया। यानी उसके भाई ने, शेर खान ने। अब देखते शेर शाह सूरी का उद्भव। फरीद बाद में जिसे शेर खान और अंत में शेर शाह कहा जाने लगा था, जौनपुर साम्राज्य के अधीन एक जागीर का पुत्र था। उसके पिता हसन खान सुर लोधी वंश के अधीन बिहार और सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह अपने पिता की जागीर के प्रशासनिक कार्यों की मदद करते थे। यानी जौनपुर के अधीन हुआ करते थे, एक जागीरदार का पुत्र था शेर शाह। इनने क्या किया कि ये हसन खान लोधी खान के शासनकाल में बिहार में सासाराम के जागीरदार थे। फिर आगे इनके शेर शाह के पिता जागीर के जो जागीरदार के जो प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे उस कार्य में उनकी मदद भी करते थे। फिर आगे चलकर बाद में उनके पिता के संबंधों के मतभेद हो गया। मतभेद यानी कि दोनों के बीच में संबंध हटने लगा। जब उनको छोड़कर चला गया, उसने अफगानी कुलीन के अधीन सेवा करनी शुरू कर दी। 1524 में उसके पिता की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने उसे उसके पिता की जागीर दे दी। यानी जब उनके बीच में वापस संबंध शुरू होने के बाद में इब्राहिम लोदी के यहाँ पे वो चला गया। चला जाने के 1524 में इब्राहिम लोदी उस समय सत्ता पर शासक था 1524, तो उनको वापस जागीरी दे दी। जागीर का कब्जा लेने के लिए उसने अपने परिवार के साथ लड़ाई करनी पड़ी। उसने अपने पिता के जागीर को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया। यानी कि जो उनके पिता की जागीर मिली थी उस जागीर को फिर उसने वापस प्रभावी ढंग से व्यवस्थित किया। शासकीय कौशल में बहुत दक्षता हासिल की। उसकी योग्यता ने श्रेष्ठता ने उसे अफगानियों का नेता बना दिया गया। यानी जो जिस तरीके से वो गुलामी की तरह जागीरदार बन के रहता था, तो अफगानी का नेता वो धीरे धीरे बन गया। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया और बंगाल के महमूद शाह को हरा दिया गया। यानी कि एक वो छोटा सा इंसान जिसने अफगान का नेता बनने के बाद में धीरे धीरे महमूद शाह को हरा दिया बंगाल के, और पूर्वी प्रदेशों में वह बहुत
ही शक्तिशाली सैनिक कमांड बनकर उभरा। पूर्वी प्रदेशों में शेरशाह बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। उसे बिहार में कई प्रमुख अफगानी, अभियोज्य, अभिजात्य और बंगाल के शासक से अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और अंत में वह पूर्वी भारत में खुद को अनंत शक्तिशाली और अफगानी प्रमुख के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ। क्योंकि वो पूर्वी बंगाल में जब उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ ली, लड़ाई लड़ने के बाद में वो प्रमुख हो चुका बिहार का अभिजात्य वर्ग का, तो उसके बाद में उसने स्वयं को एक शक्तिशाली अफगानी समझने लगा और समझने में सफल भी होने लगा वो। देखते फिर शेरशाह क्या करता है आगे। शेरशाह खुद को एक निर्विवाद अफगानी नेता के रूप में व्यवस्थित करना चाहता था। उसने बंगाली सेना पर आक्रमण कर दिया। जब वो निर्विवाद नेता यानी खुद को एक महान शक्तिशाली समझने लगता हो, तो उसने बंगाली सेना पर भी आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में सूरजगढ़ की लड़ाई में उनको हरा दिया। शेरशाह ने बंगाल से बहुत बड़ी धन संपदा हासिल की, क्योंकि बंगाल में उस समय जब उन बंगाली सेना के ऊपर जब आक्रमण किया सूरजगढ़ की लड़ाई में, तो वहाँ से धन संपदा आ गई। धन संपदा आने के बाद में सैनिक खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे उसे एक बड़ा सैन्य बल खड़ा करने की मदद मिली। वही आता है साथियों, जब उनके पास में धन संपदा इकट्ठी होगी उस युद्ध से, तो उसने उनकी शक्ति का विस्तार कर लिया। अब उसने बनारस यानी फिर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं। उससे परे के मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। हुमायूं को शेरशाह की महत्वाकांक्षा पर संदेह तो था, यानी कि हुमायूं को इस बात का भी पता था कि शेरशाह जिस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है वो अपने ऊपर भी कर सकता है। ये बात मतलब महत्वाकांक्षा का ये संदेह तो था, मतलब पहले से चला आ रहा था उनके पास में, परंतु उसकी क्षमताओं का अनुमान नहीं था कि भाई ये ऐसा भी कर सकता है मतलब अपने ऊपर। उसने अपने जौनपुर के गवर्नर हिंदू बेग से कहा, जिसने शेरशाह ने अपने जो गवर्नर है उससे कहा कि शेरशाह की गतिविधियों नहीं सॉरी ये नहीं, हुमायूं ने जो जौनपुर के उसके गवर्नर थे उससे कहा कि शेरशाह की गतिविधियाँ, शेरशाह किस तरीके से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा, तो इनकी जो गतिविधियाँ, इनकी चाल, इनकी सोच पर आप नज़र बनाए रखें। इसी बीच शेरशाह ने 1538 में बंगाल की राजधानी गौड़ पर जीत हासिल कर ली। जब हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ रहा था तो शेरशाह ने आगरा के मार्ग पर नियंत्रण कर लिया। यानी कि हुमायूं ने सोची कि भाई अपन बंगाल की तरफ अपनी विस्तारवादी नीति फैलाने लगे, तो अपन क्यों नहीं कि भाई इनकी नीति को ख़त्म करने लगते। तो फिर शेरशाह ने आगरा के मार्ग को नियंत्रण यानी अपने काबू में कर लिया। हुमायूं के लिए संचार, देखते हैं इसमें इनका थोड़ा सा शेरशाह सूरी का राज्य विस्तार। तो शेरशाह सूरी का साथियों राज्य विस्तार देखा जाए तो इनने वैसे परीक्षा में पूछा जाता है तो इनने सड़कें भी बनाई थी, 4 सड़कें, सॉरी ये सड़कें शेरशाह सूरी का जो ये साम्राज्य दिख रहा है, ये पूरा शेरशाह सूरी के अंडर का साम्राज्य था। और शेरशाह सूरी की 4 सड़कें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो
ये पाकिस्तान, उसके बाद में दिल्ली, मथुरा, ये आगरा की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करता है। जिस तरीके से हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ता है, उसी तरीके से ये इसने बनारस पे और इलाहाबाद, कानपुर, मारवाड़, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, लुधियाना, लाहौर, मुल्तान, पटना, भागलपुर, तो इनकी सीमा इधर बांग्लादेश से नेपाल, पाकिस्तान, असीरगढ़, बुरहानपुर, तो ये मध्य प्रदेश के ये मालवा प्रदेश तक मांडू पे तो हुमायूं ने कब्जा कर लिया था, पर लेकिन इनको वापस से खदेड़ दिया था। म्यांमार, बर्मा, अब देखते हैं वापस ये क्या करता है। संबंधित कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो दूसरी तरफ हुमायूं के भाई हिंदल मिर्जा, अभी हिंदल मिर्जा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हुमायूं के भाई ने सोची कि अब भाई अपन भी स्वतंत्र घोषित हुआ। स्वतंत्र घोषित होने के बाद में उसने चुनार वापस लौटने का फैसला कर लिया, जिससे उसकी सेना के लिए रसद की पूर्ति करनी थी। जब वह चौसा पहुंचा तो 1539, तो उसने कमसना नदी के पश्चिमी किनारे पर शिविर बनाया। शेरशाह ने नदी के किनारे जाकर आक्रमण करके उसे हरा दिया गया। यानी कि शेरशाह ने उसने एक नदी के किनारे एक शिविर लगा दिया उसका कि भाई यहीं पे डेरा डाला जाए, और शेरशाह ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। उस शिविर के माध्यम से हुमायूं बच सकता था, परंतु उसकी अधिकांश सेना नष्ट हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से वह आगरा पहुंच पाया। यानी कि शेरशाह बहुत बड़ी मुश्किल से जाके आगरा पहुंचा था। अब वो आगरा पहुंचने के बाद में उसका भाई कामरान आगरा से निकलकर लाहौर की तरफ बढ़ गया। हुमायूं बहुत थोड़ी सी सेना के साथ अकेला रह गया था। यानी कि वहाँ पे भी वो बच सकता था, लेकिन उसका भाई ने आधी सेना उसके बंटवारे में से ले ली। कामरान सॉरी जिस तरीके से वो कामरान आगरा की ओर निकला, लाहौर की तरफ बढ़ा, और हुमायूं के पास में थोड़ी कम सेना बच चुकी। अब भाई कम सेना बच चुकी तो इसमें युद्ध के साथ में इधर शेरशाह के पास में ज़्यादा थी, तो आगरा की तरफ बढ़ने लगा। हुमायूं अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा और दोनों सेना का कन्नौज में टकराव हुआ। कहाँ पर हुआ इनका टकराव? दोनों सेना का कन्नौज में इनका टकराव हुआ। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं की बुरी तरह से हार आई, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी सेना थी। ऑलरेडी सेना होने के बावजूद फिर 1540 में वो वहाँ पे जीत जाता है और उधर उनका शासन समाप्त कर देता है 1540 से। द्वितीय अफगानी साम्राज्य, फिर दूसरा साम्राज्य चलता है शेरशाह सूरी का। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि लोधी वंश के अधीन पहले अफगानी साम्राज्य को बाबर के नेतृत्व में मुगलों द्वारा 1526 में स्थापित किया गया था। 14 वर्ष के अंतराल के पश्चात 1540 में शेरशाह ने जब उस नदी के किनारे शेरशाह भारत में दोबारा अफगानी शासन स्थापित करने में सफल हुआ। शेरशाह को उसके उत्तराधिकारी ने 15 वर्ष तक राज किया। अवधि को द्वितीय अफगानी साम्राज्य के काल के रूप में माना जाना है। इस अफगानी शासन का संस्थापक शेर खान रण कौशल में कुशल और योग्य सेना नायक था। हुमायूं से उसकी लड़ाई के संबंध में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हुमायूं को हराने के बाद 1540 में शेरशाह
सर्वप्रभुत्व संपन्न शासक बन गया और शेरशाह का किताब दिया गया। जब वो सर्व प्रभुत्व संपन्न शासक बन गया, शेरशाह ने उत्तर पश्चिम में सिंध तक चढ़ाई में हुमायूं का पीछा किया। जब वो उनकी अंत में लड़ाई हो रही थी 1540 में, उस दोनों लड़ाई में तो शेरशाह ने उत्तर पश्चिम में सिंध सीमा तक उसका पीछा किया अंत तक। हुमायूं को खदेड़ने के बाद उसने उत्तरी पूर्वी भारत के संगठन में काम शुरू कर दिया और 1542 में उसने मालवा पर भी विजय प्राप्त की। तो पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने मालवा पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये बनता है यहाँ से कि 1542 में शेरशाह सूरी ने मालवा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। एक शब्द का है 1542। इसके तत्पश्चात चंदेरी को जीता गया। राजस्थान में उसने मारवाड़, रणथंभौर, नागौर, अजमेर, मेड़ता, जोधपुर, बीकानेर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, यानी कि इधर थे राजपूताना। उसने बंगाल में बागी अफगानियों को हराया। जो वे बागी अफगानी थे उनके विरुद्ध उनको हराया। 1545 तक उसने सिंध और पंजाब से लेकर पश्चिम, उसने सिंध नदी से लेके पंजाब से लेकर पश्चिम में लगभग पूरे राजपूताना पर और पूर्व में बंगाल तक के क्षेत्र में खुद को सर्वोच्च शासक के रूप में स्थापित कर दिया। अब वह बुंदेलखंड की ओर मुड़ा। वह कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान 1545 में एक बारूदगी विस्फोट की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब ये भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कालिंजर के जब किले में घेराबंदी के दौरान, जब वहाँ पे घेराबंदी चल रहा था, तो 1545 में एक बारूदगी का विस्फोट हुआ, जिस तरीके से उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तो युद्ध चलता है, घेराबंदी चलती है, तो घेराबंदी में कुछ भी हो सकता है। तो उसी घेराबंदी में 1545 में वो अंतिम सांस लेता है और उसी बारूद की विस्फोट में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न, अपने संक्षिप्त शासनकाल में शेरशाह ने बहुत महत्वाकांक्षा प्रशासकी और लगान पद्धतियों में परिवर्तन लागू किए। इनमें से कुछ प्रमुख है जो शेरशाह सूरी द्वारा ये किया गया प्रमुख प्रशासनिक लगान पद्धति कानून। तो हम इनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सरकारों और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करना। परगना स्तर यानी कि छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्रों पर स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था करना, यानी स्थानीय क्षेत्र से जब अपनी सत्ता मजबूत रहेगी तो ऊपर हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर अपन पहले दीवार करेंगे, दीवार की अगर नींव मजबूत रहेगी तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी छत डालने में। इसी तरीके से इनने सरकारों और परगनों पर इस स्तर पर स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। दूसरा, मुख्य मार्ग पर यात्रियों और व्यापारियों के लिए सड़कों और सरायों या विशाल स्थलों का निर्माण कराया, जिससे संचार स्थापित करने के लिए इन्हें संचार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात पहुंचाने के लिए भी सहायता मिली। उसने पेशावर से कलकत्ता तक, ये इम्पोर्टेंट है, तक ग्रांड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? पेशावर से कलकत्ता तक, क्योंकि कलकत्ता उसी के अंतर्गत हुआ करता था। तो उनके शासनकाल में जो अच्छा काम किया गया था उसका निर्णय हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। मुद्रा प्रणाली, भूमि के मापन और लगान के आकलन के, मतलब जनता से किस तरीके का लगान लिया जाए, उसके उपाय का मानकीकरण किया गया था इसके द्वारा। सेना का पुनर्गठन, यानी सेना को फिर वापस से नई किस तरीके से बनाया जाए। घोड़े को दागने की प्रथा भी इनने पुनः शुरू करना। और न्यायिक प्रणाली यानी कोर्ट की व्यवस्था की गई, किस तरीके से न्याय व्यवस्था सही रूप से दी जाए।
इनका ये 5 प्रकार के अच्छे अच्छे काम माने जाते हैं। शेरशाह का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र इस्लाम शाह। इस्लाम शाह को अपने भाई दाकिल खान और अन्य अफगानी अभिजात्य के साथ अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। 1553 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसकी मृत्यु कब हुई? 1553 में। जब उनका शासनकाल समाप्त होगा शेरशाह का, जब उसका पुत्र इस्लाम शाह वापस से वो नया होकर खड़ा होने के बाद में इस्लाम शाह ने अपने भाई आदिल खान, कई अफगान के जो अभिजात्य वर्ग के साथ में अनेक लड़ाई का सामना करना पड़ा और 1553 में उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे अफगानी साम्राज्य शक्तिहीन होता गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हुमायूं ने फिर भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और 1555 तक आते आते उसने फिर से अपना खोया साम्राज्य वापस छीन लिया। क्योंकि जिस तरीके से शेरशाह ने उसके साम्राज्य को ले लिया था, उसी प्रकार से जिस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी शक्तिहीन होती जाती है और हुमायूं वापस से खोया हुआ साम्राज्य को लेने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वापस ले लेते, द्वितीय अफगानी साम्राज्य को समाप्त कर देते, फिर प्रथम बन जाते। 1555 ने हुमायूं ने आगरा और दिल्ली पर विजय प्राप्त की और भारत में खुद को बादशाह के रूप में स्थापित कर दिया। अपनी स्थिति को वह पूरी तरह संगठित कर पाता। उसने इससे पहले ही 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय दिल्ली की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो चाहता था कि अपनी पूरा एक विशाल स्थापित हो, एक संगठन हो, पर लेकिन संगठित कर पाने से पहले, जब उसका वो संगठित करने से पहले ही दिल्ली के जो शेर मंडल पुस्तकालय थी, सीढ़ी से गिरकर जब वो उतर रहा था नीचे, तो उससे गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न बनता है, शेरशाह को हराने में हुमायूं असफल क्यों था? इसलिए असफल था कि उसका भाई बंगाल की तरफ उसकी सेना को आधी कर ले चुका था। उसके पास में आधी सेना बच चुकी थी और उसी प्रकार उसने एक नदी के किनारे शिविर लगा रहा था। उस शिविर में उनकी सेना अनेक थी। अनेक होने के बावजूद वो दोनों की सेना आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद में हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अफगानी के नेता के रूप में शेर खां कैसे उभरा? तो साथियों, ये अफगानी के रूप में शेर खां वो एक उनका पिता कुछ अभिजात्य वर्ग उनके विरुद्ध वाले के पास में एक जागीरदार हुआ करता था। जागीरदार ने उनके आपस में मतभेद खराब हो जाने के बावजूद, जब उनके मतभेद खराब हो गए तो उस खराब होते हुए मतभेद के अधीन उन्होंने अफगान का सहारा लिया और अफगान का सहारा लेते हुए वो शेरशाह के रूप में उभरे। शेरशाह के शासन के अधीन शामिल प्रदेशों की सूची बनाई है। शेरशाह की 2 प्रमुख महत्वपूर्ण सफलता के नाम लिखिए। उसने न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। उसने 2 अपनी सड़कें बनाई कलकत्ता से पेशावर तक। तो इन ऐसी सड़कों के कारण वो उभरता गया। इसी तरीके से साथियों, अगर आपको और भी चीज़ें तो मैं बनाता रहूँगा। अब देखते हैं हम बाबर ने चंगे औरंगजेब तक मुग़ल साम्राज्य किस तरीके से चलता रहा, फिर अंत में क्या होता है। तो इन्हीं के साथ में हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि हुमायूं के बाद में हुमायूं की मृत्यु के समय बाबर केवल 13 वर्ष का था।
जब हुमायूं युद्ध कर रहा था उस समय तो बाबर 13 वर्ष का था। अब 13 वर्ष का होने के बाद में वो हुमायूं क्या करता है, देखते हैं हम। उसके पिता की मृत्यु हो गई। अकबर पंजाब में कलानौर में था। अकबर उस समय जब हुमायूं का पुत्र था, इसलिए 1556 में उसका राज्याभिषेक कलानौर में हुआ। उसके शिक्षक और हुमायूं के प्रिय विश्वासपात्र बैरम खान ने 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के दरबारी प्रशासक की तरह काम किया। उसने खान ए खाना की उपाधि प्रदान करके राज्य में वकील का पद हासिल किया। अब साथियों ये भी पूछा जाता है कि वकील का पद कैसे हासिल किया उसने, तो उसने खान ए खाना की, किसने, अकबर ने, क्योंकि अकबर भी एक महान माना जाता था इतिहास में। उसकी दरबारी प्रशासन की अवधि के दौरान उसकी प्रमुख सफलता में से एक थी 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और अफगान दोनों के बीच में युद्ध होता है। हेमू और अफगानी सेना की हार आती है, जो कि मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बनता है। अब देखते बैरम खान। बैरम खान क्या करती है, तो बैरम खान का दरबारी प्रशासन रेजिडेंस 1556 से 1560 तक चलता है इसका। बैरम खान मुगल साम्राज्य की सभी मामलों में लगभग 4 वर्ष तक सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। इस अवधि के दौरान बैरम खान की दरबारी प्रशासन के काल के रूप में जाना जाता है। इस काल में उसने अपने प्रिय कुलीनों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। बैरम खान बहुत ही शक्तिशाली और दरबारी प्रशासक के रूप में उभरी, क्योंकि ये क्या दरबार करना चाहती थी, तो इसलिए ये प्रशासक के रूप में उभरी। अब बहुत ही घमंडी बन गई। उसका अभिजात्य का एक वर्ग उसका विरोधी हो गया। जब कोई सा भी नेता जब उभरने लगता है, वो अपने शासन पर जब एक घमंडी बन जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो घमंड उसका अहंकार को चूर चूर कर देता है। उन्होंने अकबर को भी अपनी बातों से प्रभावित कर दिया। इस समय तक अकबर भी सब कुछ अपने पूरे नियंत्रण में लेना चाहता था। उसने बैरम खान को हटा दिया और बैरम खान ने प्रतिरोध किया, परंतु हार गया। अकबर ने उसे माफ़ कर दिया। वो हार नहीं गया, पर उसने उस बात को गलत सोच ली। सेवानिवृत्त होने का अनुरोध किया। उसने हज के लिए मक्का जाने का फैसला किया। अहमदाबाद के पास एक अफगानी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि अहमदाबाद के पास एक अफगानी के द्वारा जब वो वहाँ पे हज के लिए जा रही थी, तो उसके द्वारा मक्का जाने का उसने फैसला लिया बैरम खान ने। उसके बाद में उसको एक अफगानी नेता के द्वारा, कोई भी इंसान के द्वारा उसकी हत्या कर दी। उसका बेटा बाद में अकबर के दरबार में एक बहुत ही प्रभावशाली और दरबारी बना। इन्हें जिस तरीके से उसकी माँ की हत्या कर दी, उसको पता चला कि भाई इसने मेरी माता की हत्या कर दी, तो उसका बेटा एक प्रभावशाली और दरबारी बना। अब्दुल रहीम खान ए खाना के नाम से प्रसिद्ध था। अब्दुल रहीम खान ए खाना के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखते अपनी प्रारंभिक समस्याओं को हल करने और राज्य पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करने के बाद अकबर ने विस्तारवादी नीति अपनाई। उस समय देश में पहली कुछ मुख्य राजनीतिक क्रांतियाँ थी। तो वे राजपूत
जो सूबेदार और राजाओं के रूप में फैले हुए थे और वे मुख्य रूप से राजस्थान में केंद्रित थे। अफगानियों ने मुख्यतः गुजरात, बिहार, बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण कर रखा था। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, दक्षिण भारत के कुछ अन्य साम्राज्यों, दक्कन बहुत ही शक्तिशाली शासन हुआ करता था उस समय। काबुल और गंधार पर यद्यपि मुगल गुटों का शासन था, क्योंकि मुगल क्या थे, मुगल उधर से आए हुए थे, उसको पार करके और जीत कर तो मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था, पर वे अकबर से दुश्मनी रखते थे। वो क्या चाहते थे कि अकबर एक अपना दुश्मनी था, कंधार और काबुल पर उनका शासन हुआ करता था। तो पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर ने बहुत ही व्यवस्थित नीति से साम्राज्य को फैलाने का काम शुरू कर दिया। बैरम खान को बर्खास्त करने के बाद अकबर का पहला कदम था कि अपने अभिजात्य वर्ग से संघर्ष समाप्त करना, यानी उनके खुद के ही जो वर्ग थे वो असंबद्ध थे उनके साथ में, तो उनसे सर्वप्रथम काम था उनका कि इनसे जो अपनी लड़ाई है उस लड़ाई को समाप्त करना। इसके नियंत्रण के लिए उसने अत्यंत कूटनीति और कौशल संगठनात्मक योग्यता का प्रदर्शन किया। अपनी विस्तार की नीति की शुरुआत उसने मध्य भारत से की। 1559 से 60 में अकबर ने पहले अभियान दल को मालवा की तरफ बढ़ने से पूर्व ग्वालियर को जीतने के लिए भेजा। जब उसने पहला अभियान चलाया तो उसने मालवा में ग्वालियर को जीतने के लिए भेजा पूर्व की तरफ, क्योंकि पूर्व मध्य भारत में मालवा, क्योंकि ग्वालियर उस समय पे राजा महाराजा की एक रियासत हुआ करती थी। मध्य भारत में मालवा उस समय बाज बहादुर का शासन था। किस समय, जब 1559 से 60 के समथिंग जब उसने पहला अभियान चलाया मालवा के पूर्व की तरफ ग्वालियर, उस समय के ग्वालियर के शासक हुआ करते थे बाज बहादुर। इसके विरुद्ध लड़ाई के अभियान पर अकबर ने आबद खान को तैनात कर दिया, क्योंकि आप जाए वहाँ पे और जाने के बाद में उसके जीतने का प्रयास किया जाए। बाज बहादुर हार गया। आदम खान के सामने बाज बहादुर हार गया, बुरहानपुर की तरफ भाग गया। जब बाज बहादुर बुरहानपुर की तरफ भाग गया, गोंडवाना दलपत शाह की विधवा रानी दुर्गावती द्वारा शासित मध्य भारत का स्वतंत्र प्रदेश था। गोंडवाना दलपत शाह की जो विधवा रानी थी, यानी कि रानी दुर्गावती, इन्हीं का पति को माना जाता है दलपत शाह, जो कि इतिहास का एक ये रानी महान मानी जाती है। और यहाँ से सवाल भी उठाया जाता है कि रानी दुर्गावती अंतिम सांस तक लड़ी थी, जिसे जीतने के बाद अकबर ने 1564 में मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1564 में जब वो मुगल साम्राज्य में शामिल हो चुका था गोंडवाना। देखते अब राजस्थान में क्या किया इनने। ऐसा लगता है कि अकबर को राजपूत राजवाड़ों के महत्व की पूरी जानकारी थी और वह अपने राज्य का बड़े क्षेत्र में विस्तार करने में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना मित्र बनाना चाहता था। पहले तो मित्रता की शुरुआत की, पर लेकिन मित्र ने बनने से शत्रु तो बनाना पड़ता है। जहाँ भी संभव हुआ उसने राजपूतों को जीतने का प्रयास किया। उन्हें मुगल सेवा में नियुक्त किया गया। राजपूतों को भाई आओ आप हमारी सेवा में नियुक्त हो। उसने बारमल जैसे राजपूत राज परिवार के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना की। विवाह यानी आप हमारी लड़की लो और तुम्हारी लड़की हमारे को दो, ऐसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए उसने। आमेर का राजा बारमल अकबर के साथ ऐसे संबंध जोड़ने वाला पहला राजा था, जो मेड़ता जोधपुर जैसे राजपूत साम्राज्य पर भी उसने बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली। परंतु मेवाड़ शासक
महाराणा प्रताप अभी भी मुगलों के लिए गंभीर चुनौती बने हुए थे। उन्होंने अकबर के सामने हथियार नहीं डाले थे और इनने सबने हथियार डाल दिए थे। बहुत लंबे संघर्ष और चित्तौड़ के किले में की घेराबंदी के बाद अकबर मेवाड़ की सेना पर जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। कौन हुआ? अकबर। बहुत लंबे समय से बहुत बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक युद्ध में मारे गए, परंतु अभी भी उसे पूरी तरह हराया नहीं जा सका और कुछ न कुछ प्रतिरोध लंबे समय तक मेवाड़ की ओर किया जाता रहा। चित्तौड़ को हराने के बाद रणथंभौर और कालिंजर को जीता जा सकता था। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर ने भी अकबर के सामने हार मान ली। 1570 तक लगभग अकबर ने पूरे राजस्थान को जीत लिया गया था। एक माना जाता है कि 1570 तक अकबर ने पूरे राजस्थान को जीत लिया था। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण सफलता ये थी कि पूरे राजस्थान को अपने अधीन रखने के बावजूद राजपूतों और मुगलों में कोई शत्रुता नहीं थी। ये भी एक माना जाता था, जब उनने अपना इतना स्थान जीत लिया, जब शत्रुता क्यों नहीं हो सकती है। इतिहासकार बताते हैं इस संबंध कारणों के संबंध में हमें इस पाठ में आगे चर्चा करेंगे। फिर देखते हैं अफगान, गुजरात, बिहार। अफगान के खिलाफ जंग अकबर ने 1572 ईस्वी में शुरू की। वहाँ के राजकुमारों में से एक राजकुमार इत्तिमाद खान ने अकबर को आमंत्रित किया, क्योंकि अफगान में जो ये लोग रहते थे, इन्हीं के राजकुमारों में से एक राजकुमार इत्तिमाद खान ने अकबर को आमंत्रित किया। इन्हें उनको निमंत्रण दिया कि आप आए यहाँ पर, कि वहाँ आकर इसे जीत ले, आकर जीत ले। अकबर खुद अहमदाबाद पहुंचा। किसी विशेष विरोध के बगैर ही अकबर ने नगर को जीत लिया। सूरत ने मजबूत किलेबंद करके कुछ विरोध जताया, परंतु उस पर भी अकबर ने जीत हासिल कर ली। बहुत छोटी सी अवधि के दौरान अकबर ने गुजरात के अधिकांश राजवाड़ों पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि गुजरात के जब इत्तेमिला खान ने जब उनको आमंत्रण दे दिया था, तो आमंत्रण देने के बाद में भाई आप आए यहाँ पे और इनको जीता जाए, तो उनने बहुत जल्द ही जीत लिया। छोटी सी जीत मानी जाती है उन्हें। अकबर ने गुजरात को संगठित करके उसे एक प्रदेश बना दिया गया है। इसे मिर्ज़ा अजीज कोका के शासन के अधीन करके खुद राजधानी वापस आ गया। जब मिर्ज़ा के अधीन इन्हें उनके भाई के अधीन करके उनको राजधानी बना के वापस खुद आ गया। 6 महीने की अवधि में अनेक बागी गुटों ने एकता कर ली और मिलकर मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और मुगल सूबेदार को कई प्रांतीय क्षेत्रों से कब्जा छोड़ना पड़ा। बागियों के नेता इख्तियार उल मुल्क और मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा। अकबर ने आगरा में विद्रोह की खबर सुनी तो वहाँ अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा। अकबर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ा। फिर उसने सोची कि भाई अपन जिसको नियुक्त करके आए थे उससे बागी हो गए, तो फिर अपन को आगे चलना पड़ता है। जब वो तेज़ गति से बढ़ा, 10 दिन के अंदर अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद ने बहुत जल्द ही विद्रोह को कुचल दिया। बादशाह ने 10 दिन के अंदर ही अहमद शाह पहुंच गया। बादशाह ने बहुत जल्द ही विद्रोह को कुचल दिया। अब देखते गुजरात का आक्रमण। गुजरात के
अभियान के बाद बंगाल और बिहार की तरफ रुख किया, जो अफगानियों के नियंत्रण में था। 1574 में अकबर मुनीम खान खाना के साथ बिहार की तरफ बढ़ा और बहुत कम समय में ही हाजीपुर और पटना जीत लिए गए और गौड़ को भी जीत लिया गया बंगाल। इसके साथ ही 1576 तक बंगाल में स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। 1592 तक मुगल मनसबदार राजा मानसिंह ने लगभग पूरे उड़ीसा को मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। 1581 में मुगल साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को सिलसिलेवार यानी लगातार स्टेप बाय स्टेप लड़ाइयाँ शुरू हो गई। बंगाल, बिहार, गुजरात, उत्तर पश्चिम असंतोष के मुख्य केंद्र थे। इन केंद्रों ने असंतोष जताया अकबर के ऊपर। इस समस्या के मूल और अफगानी होने के मुगलों ने हर जगह से बाहर निकाल दिया। इसके अतिरिक्त जागीरों ने कठोर प्रशासन अकबर की नीति इसके लिए जिम्मेदार थी और एक नई नीति अपनाई जिसके तहत जागीरदारों को अपने जागीरों का लेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इससे असंतोष पैदा हो गया क्योंकि उनने एक नीति भी अपना दी कि भाई जागीरदार अपना लेखा प्रस्तुत करे, पैदा करें। इससे विरोध में खड़े हो गए खान बाहुबली, काबुली रोशन बेग, मिर्जा शराफुद्दीन और अरब बहादुर बागियों के मुख्य नेता थे। तेनाशाही अधिकारियों ने इस बगावत को दबाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। अकबर ने तत्काल राजा टोडरमल और शेख फरीद बख्शी के अधीन एक बड़ी फौज देकर वहां उन्हें भेज दिया गया। कुछ समय के बाद अजीज कोका और शाहबाज खान को भी एक टोडरमल की सहायता के लिए भेजा गया। बागियों ने अकबर के लिए हकीम मिर्जा को और उस वक्त काबुल में था अपना राजा घोषित कर दिया, परंतु शीघ्र ही मुगल सेना ने बिहार, बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह को बहुत सफलतापूर्वक दिया गया। देखते हैं अब इनका पंजाब और उत्तर पश्चिम में कितना शासन रहा। पंजाब में मिर्जा हकीम अकबर के लिए समस्या खड़ी कर रहा था। पंजाब में उसने क्या किया कि लाहौर पर हमला कर दिया और हाकिम मिर्जा की उम्मीद थी कि बहुत ही मुगल अफसर उसका साथ देंगे, परंतु किसी बड़े समूह ने उसका साथ नहीं दिया। अकबर ने खुद लाहौर की तरफ बढ़ने का फैसला किया, यानी लाहौर पंजाब की तरफ। हकीम मिर्जा तुरंत पीछे हट गया और अकबर ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता रही उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था करना। उसके बाद उसके काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया और उस प्रदेश पर विजय प्राप्त की और काबुल का कार्यभार उसने अपनी बहन बकुस्तनीना बेगम को सौंपा। बाद में राजा मानसिंह को वहां का सूबेदार तैनात किया गया और जागीर के रूप में इसे दे दिया गया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो अन्य गतिविधियां विकसित करता था, रोशनशाही की बगावत जिससे काबुल और हिंदुस्तान के बीच के मार्ग पर कब्जा कर लिया गया। रोशनशाही एक सैनिक सिपाही द्वारा स्थापित साम्राज्य था जिसे उसने प्रदेश में पीर रोशन कहते थे। उसका पुत्र उस पंथ का सरदार था जिसके बहुत बड़ी संख्या में उत्तरदायित्व था। अकबर ने रोशनशाही को दबाने के लिए वहाँ मुगलों का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत बलशाली फौज का सेनापति बनाकर जायन खान को वहाँ भेजा। जायन खान की मदद करने के लिए सैयद खान, गकड़ और राजा बीरबल को भी अलग कर सैनिक टुकड़ियों के साथ वहाँ भेज दिया गया। एक साथ कार्रवाई के दौरान अपने अधिकतर सैनिक
बीरबल मारा गया और उसे बगावत को दबाने के लिए राजा टोडरमल और राजा मानसिंह की नियुक्ति किया गया और वे दो रोशननाइयों को हराने में कामयाब रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, लंबे समय तक अकबर ने कश्मीर को जीतने के लिए अपने आँख उखाड़े गए और 1586 में कश्मीर मुगल साम्राज्य के अधीन में शामिल था। सिंध में उत्तर पश्चिम में भी कुछ रियासत क्षेत्र स्वतंत्र थे। 1590 में अकबर ने खान ए खाना को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। उसने बिलोचियों को हराने के लिए कहा, जो उस क्षेत्र को एक जनजाति थी। उसने पूरे प्रदेशी क्षेत्र को जीतने का आग्रह किया। तक का पर अधिकार कर लिया गया था। मुल्तान के सूबे ने उसे सरकार के रूप में स्थापित किया गया। आसपास के क्षेत्रों में बलूचियों के साथ झड़पें होती रही। अंततः 1559 में उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मुगलों ने संघर्ष कर सर्वोच्च स्थापित कर दी। ठीक है साथियों, अपना वीडियो यहीं तक है और अगला वीडियो फिर दूसरा बनाएंगे। ये वीडियो क्या है कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। वैसे इतिहास में विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाए और किसी भी परीक्षा में आने वाले या कोई सी भी परीक्षा हो, इतिहास का एक भी प्रश्न अपना इधर से उधर जा नहीं सके। इसके लिए अगर साथियों आपको ये मेरा वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में हम आगे नए वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।